आप बड़े प्रचलित रहते हैं सोशल हाँ मीडिया जी, बॉम्बे के वड़ा पाव हो गए, जयपुर की और दिल्ली की चाट हो गई, पे। छोले भटूरे हो गए, बटर पनीर, ये वो, तो जितना ये सारा नॉर्थ इंडियन स्नैक फूड, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। और फिर क्षत्रिय हूँ, राजस्थान का हूँ, तो लाल मांस तो फिर लिस्ट में ऑटोमैटिकली अपने आप आ जी, जाता कर रहे है। हैं। जी। आरपीएससी में राजस्थान में खासा पंगा चल रहा है। और मेरे मदर की बात जहाँ तक आती है आरपीएससी में, तो शी वाज़ अ मेंबर ऑफ द आरपीएससी और कांग्रेस की सरकार थी। और उनकी क्या मजबूरियाँ थीं कि उन्होंने रिज़ाइन किया, ये आप उनसे पूछिए। लेकिन उनके रिज़ाइन के 6 महीने बाद वहाँ क्या हुआ हुँ, आरपीएससी में, वो सब जानते हैं। जी। कि आरपीएससी चेयरमैन को किस कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में पकड़ा गया, पूरे बोर्ड को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ही उन्होंने मैं प्रेज़ेंट आरपीएससी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे बहुत अज़ीज़ मित्र कर्नल केसरी सिंह जी हुँ, मेंबर हैं आरपीएससी के, और मुझे लगता है कि एज़ अ आर्मी मैन एंड इन इफ आई मे से सो एज़ अ राठौड़, आई थिंक हिज़ इंटेग्रिटी इज़ एब्सोल्यूटली अनकॉम्प्रोमाइज़्ड। एंड केसरी सिंह जी वहाँ जब तक हैं तब तक सब कुछ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता रहेगा। कौन पर्सनैलिटी है जो आपको इंस्पायर करती है इंडिया में खास करके? नीता अंबानी, उन्होंने अपनी वेल्थ का 0.1% खर्च किया अपने बेटे की शादी में, और कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने जनरेट करी। हुआ जया करते किशोरी जी हैं को जरूर मैं सुनता हूँ। किनको? जया किशोरी जी को। हाँ, हाँ, वो और कथावाचक जो हैं। जी, और वो काफी इंस्पिरेशनल हैं। थोड़ा-सा एक स्पार्क जगाती है बच्चों के मन में जी जी। और हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि राजकुमार का बचपन कैसा रहा? वो छोटी बेटियाँ हैं, वो कहानियाँ अभी भी राजकुमार और रानियों की सुनती हैं। किसी जी एमएलए, जी। एमपी की कहानी नहीं आई अभी तक कि एक राजा था की जगह नहीं, कोई देखिए, एक प्रधानमंत्री था, ऐसी नहीं, कहानी सुनी नहीं। मैं थोड़ा-सा, फिर वो बात आती है कि मैं सामंतवादी बातें कर रहा हूँ। फिर मैंने एज़ एन असिस्टेंट रिसर्च प्रोफ़ेसर मैंने 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ही मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को पढ़ाया। खानादारी की ज़िम्मेवारियाँ हावी नहीं हों, तो मेरा दिल एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर और एक रिसर्च स्कॉलर का ही है, और मैं जी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वापस चला जाऊँ। किसी ने कहा कि आप फ़ोटो डाल रहे हैं रविंदर सिंह जी भाटी के साथ, और इनका बीजेपी से पटरी कम पड़ती है। देखिए, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी स्पोर्ट्स के मामले में बहुत आलसी हूँ। मुझे काउच मिल जाए, एसी मिल जाए, टीवी मिल जाए, तो मेरे लिए तो वो बेटर रिलैक्सेशन है। जी। कई लोग कई बार अपने आपको अपने इंटरेस्ट में खींचना चाहते हैं कि इस हुँ, मुद्दे पे आप आइए। जैसे अभी वो महाराज सूरजमल जी की कंट्रोवर्सी लोगों ने खड़ी करी है। इंडिया इंडिपेंडेंट 2014 में ही हुआ था जब मोदी जी आए थे। मेरे लिए तो तभी इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके हाँ, गर्लफ्रेंड्स एंड वो कुछ है। माय माय पर्सनल लाइफ इज़ वेरी ओपन एंड ड्राई एट द सेम टाइम, तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। जी। एंड अगर वो है ना बात सोशल मीडिया, अगर कुछ होता तो अभी तक सोशल मीडिया पे होगा, तो सब लोग को पता तो रहेगा। फिर आप 2 जने कब होंगे मतलब शादी और ये चीज़ें? मुझे लगता है मेरी मदर से सुबह ही बात हुई है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही करती रहती है मेरे से बात। वो तो फ़ोटो-वोटो चाहती हैं कि शादी हो फ़ोटो-वोटो जाए। भेजते होंगे आपको? अरे फ़ोटो, पत्री, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ना मेरे पास कोई ऐसे कोई खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ आती हैं। कभी आएँगी तो ट्विटर पे ज़रूर आएँगी सामने। नहीं, ऐसे आजकल तो हो ही भारत में जाएगी। सबसे ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी प्रेम की फ़िलॉसफ़ी हुँ। है। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं मीराबाई का फ़ोटो है। तो क्या सोचते हैं आप प्रेम के बारे में? आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल अगर जिसको मिल जाए, और नहीं मिले तो एक्टिवली सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद रॉयल्टी बनना था गांधी परिवार को हुँ, इंडिया हुँ, का। हम सब लोगों को साइडलाइन किया गया, एग्ज़ैक्टली। और एक विचारधारा फैलाई गई कि ये लोग खराब हैं, ये लोग ऐसे हैं। अब अगर इतना ही गलत होता तो मोदी जी रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया का म्यूजियम क्यों बनवा रहे होते जी, बिल्कुल। गुजरात में। और मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत ओपन हूँ, जो बात दिमाग में होती है वो बात तुरंत लिख दी जाती है, और वो लिख के सोशल मीडिया पे जब पहुंच जाती है तो फिर वो पब्लिक हो जाती है। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ छुपाने की ज़रूरत है। अगर आपके जो माइंड में है, आप अपना माइंड बोलिए ना, तो दिल भी हल्का रहता है, माइंड भी हल्का रहता है। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई, तो हाउस का तो अप्रूवल लिया ही नहीं। फ़खरुद्दीन अली साहब प्रेज़िडेंट थे, सीधे उनके पास गईं और बोला कि इसको साइन कर दो। जी। तो आप उल्टा प्रेज़िडेंट को जब डिक्टेट कर रहे हो, तो एक वो डिक्टेटरशिप ही तो थी। 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ जी। तो सचिन पायलट जी के और आपके रिलेशन पायलट साहब का चित्र लगा है। तो मैंने कहा उससे क्या लेना-देना है, पायलट साहब हमारे परिवार का सदस्य हैं। पायलट साहब से बातचीत होती है, मिलते भी रहता हूँ, सब कुछ है। लेकिन वो एक पार्टी का सदस्य हैं, जिस पार्टी की विचारधारा मेरे हिसाब से एंटी नेशनल है। फिर बहुत मज़ा आएगा लोगों को सामंतवाद वाली बात कहने में। महाराज सूरजमल तो हमारे भरतपुर के आराध्य हैं ही हैं, बिल्कुल भी और अगर थोड़े और मॉडर्न सामंतवाद में आएँ, तो महाराजा उमेद सिंह जी मारवाड़ के।
क्या जी। रूलर थे, क्या रेवोल्यूशनरी थे, क्या विजनरी थे। तो दियांगन भाई मैंने ये भी कहा, और जबकि बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा कि आज आप लोग सब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और महाराज सूरजमल ने तो 18वीं सदी में ही कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, आई फील बैड फॉर देम कि इनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। और जैसे मैं कोई पोस्ट करूँ या कोई बात करूँ, उस पे जो कमेंट्स आते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, नेगेटिव फीडबैक भी, लेकिन कोई उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे, तो मैं ज़रूर उस पे मंथन करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या ये तुके बेतुके रिप्लाई आते हैं, तो आई जस्ट से एक आपकी ब्रीडिंग, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी एजुकेशन को दर्शाता है, मुझे कोई परवरिश फ़र्क को। नहीं, परवरिश को दर्शाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, सबकी एक जगह होनी चाहिए। और मारवाड़ी तो मारवाड़ी है, वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं तो कहता हूँ उसको एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, क्यों ना मिले? राजस्थानी को। राजस्थान बिल्कुल मिलना चाहिए, जी, राजस्थानी को, बिल्कुल। व्हाई नॉट? और मेरी भी एक पहल है कि मैं मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों सीखना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी बात से नहीं फिरता, जबान का धनी है, युवा हैं और ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं। अनिरुद्ध सिंह जी भरतपुर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत। थैंक यू प्रदीप जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद कहानी आपका। हम शुरू से जानना चाहेंगे जी, कि एक राजकुमार का बचपन जी। या एक ऐसे लड़के का बचपन जिसका वर्तमान जो है वो ऐसा है कि लोग देखते हैं तो फिर ऊर्जा से भर जाते हैं, नहीं, या किसी दूसरी दिशा में भी ले जाते अच्छा। हैं। जी, दोनों साइड से, जी। दोनों साइड लोग पॉज़िटिव में भी बहुत लेते हैं और नेगेटिव में भी, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बचपन तो वैसा ही रहा मेरा जैसा किसी भी नॉर्मल बच्चे का एक छोटे शहर में होगा। मैं भरतपुर में रहता था, और वहाँ मेरा इनिशियल इयर्स ऑफ एजुकेशन भी वहीं हुए। तो बचपन तो बहुत ही नॉर्मल था, और एक्चुअली माय मदर वाज़ अ फुल टाइम मदर, और वो शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ फैमिली लाइक आवर्स, बट उनका बहुत ये था कि बच्चों को हमेशा एक नॉर्मल साधारण जीवन या बचपन जीना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग क्या, कॉमन मैन की क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और सब तो बहुत ही, जिसको आप कहेंगे जैसे आपकी फैमिली में बच्चों का जीवन निकला होगा नहीं वैसे ही सर, मैं नॉर्मल आपको है। अर्ज करूंगा कि जी, डेमोक्रेसी देश जो है वो 75 साल से अधिक सालों से देख रहा है। जी, मेरी दो छोटी बेटियां हैं, वो कहानियां अभी भी राजकुमार और रानियों की सुनती। किसी जी, एमएलए एमपी जी। की कहानी नहीं आई अभी तक कि एक राजा था की जगह नहीं, कोई देखिए, एक प्रधानमंत्री था, ऐसी नहीं, कहानी सुनी नहीं। तो जी, थोड़ा सा एक स्पार्क जगाती है बच्चों के मन में, जी, जी। और हमारे मन में क्यूरोसिटी रहती है कि राजकुमार का बचपन कैसा रहा होगा। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊँ कि वो इसलिए रहती है क्यूरियोसिटी, और वो एक जो स्पार्क जगाने वाली बात है, बिकॉज़ अगर मैं थोड़ा-सा, फिर वो बात आती है कि मैं सामंतवादी बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट इंडिया आज 76, 77, 78 इयर्स का ही है, और उसमें एमपी, एमएलए आप कह रहे हो वो स्पार्क नहीं ला पाते हैं, तो वो तो अभी आए हैं। हम लोगों की फैमिलियाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी रूल करते थे। तो ऑब्वियसली जब आप किसी क्या कहते हैं, क्षेत्र में या एरिया में इतने साल के लिए आपने अपनी फैमिली की पीढ़ियों को कुर्बान किया किसी जनता की सेवा के लिए, तो गुणगान तो होता ही है जी हम जी। जैसी फैमिलीज़ का ज़्यादा। लेकिन बचपन में मेरी साइड से तो सब चीज़ बड़ी साधारण थी, लेकिन हाँ, जब स्कूल जाते थे तो कई बार लोग पूछते थे कि आप कितने बड़े घर में रहते हो, महल में रहते हो, कि हम्म, क्या करते हो, कितने मेंबर्स का स्टाफ है? तो मैंने कहा भैया बहुत नॉर्मल है, आप आइए। तो हम्म, जब बर्थडे होती थी या कुछ फ्रेंड्स होते थे, एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते थे तब, तो घर आते थे सब फ्रेंड्स और देखते थे कि बिल्कुल ही साधारण है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे पूछना बंद कर दिया, बिकॉज़ द आइडिया वाज़ फॉर माय मदर टू नॉर्मलाइज़, जितना नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं उतना नॉर्मलाइज़ होना चाहिए था। येस, कुछ ऊपर वाले की और पूर्वजों की दी हुई चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, बड़े कोठियाँ हैं, महल हैं, तो उस चीज़ के लिए तो हम लोग को गर्व करना चाहिए, ना कि उनको छुपाना चाहिए। जी लेकिन उनको कितना हम लोग नॉर्मल-सी से लें और कितना उनके प्रिजर्वेशन और उनकी डेवलपमेंट और उनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में आगे का सोचें, वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। वो चीज़ें तो मिली हुई हैं। तो बचपन तो बहुत साधारण था। रियल चैलेंजेस और दुनिया की समझ तो थोड़े बड़े होके ही आती है। जी, तो तो ये था। स्कूल एजुकेशन आपकी भरतपुर से हुई जी, शुरुआत? इनिशियल इयर्स ऑफ स्कूल मेरे भरतपुर में ही थे, जी। और बहुत अच्छा समय था। फिर बाहर
फिर मैं स्कूलिंग के लिए बाहर गया कैम्ब्रिज। एक वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है द लीज स्कूल करके। जी, तो वहाँ पर इट वाज कैसे मैं बताऊँ आपको, एक बोर्डिंग स्कूल था। जी, और बहुत ही अगर मैं कह सकूँ तो एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल है, बहुत ही रिगरस, एकेडमिकली रिगरस बोर्डिंग स्कूल है। तो वहाँ पर फिर मेरी जो कहते हैं सीनियर स्कूलिंग कंप्लीट हुई। और उसके बाद मैं थोड़ा एकेडमिक था, जिसको कहते हैं थोड़ा गीकी टाइप का था। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट में बीएससी अंडर ग्रेजुएट किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जो ओके, अभी भी शायद दुनिया की टॉप 10 एग्ज़ैक्टली, यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो यूसीएल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जगह है। और यूसीएल से मैंने अंडर ग्रेजुएट किया अपना अपना उसमें बीएससी। ऊपर वाले का हाथ रहा तो डिस्टिंक्शन मिला। और उसके बाद फिर मैंने प्योर मैनेजमेंट में एमएससी भी किया यूसीएल से। ऊपर वाले का हाथ रहा तो वहाँ मेरिट लिस्ट में नाम आया। जी, और उसके बाद फिर मैंने एज एन असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर मैंने 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ही मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने लोगों को पढ़ाया। जी, सो इट वाज यूसीएल वाज माय डिफाइनिंग मोमेंट, माय डिफाइनिंग स्पेस। मेरे मदर का बहुत सपोर्ट रहा और उन्होंने कहा कि जहाँ जाना चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी करने के लिए वहाँ जाओ। और मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को चूज़ किया। और आज भी अगर खानादारी की जिम्मेवारियाँ हावी नहीं हो तो मेरा दिल एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर और एक रिसर्च स्कॉलर का ही है, और मैं जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वापस चला जाऊँ। क्या तो बात है। दिस इज़ अ ड्रीम। जी, एंड एक दिन ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगा। दिल मेरा अभी भी यूसीएल में ही है। जी। तो ये तो हुआ। आप भारत की स्कूलिंग देखी आपने, फिर जी। वहाँ की देखी, बेसिक क्या अंतर नज़र आता है अंतर थॉट में? थॉट में, एक तो यहाँ पर इज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। चीज़ें आपको पढ़ा के और उनको रटा के और उनको एग्ज़ाम रूम में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है यहाँ पे। हुँ, तो वो थोड़ा आपका एक टेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाता है। व्हेरेas इन द यूके इट इज़ अ टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको ओके, थ्योरीज़, आपको नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ाने के बाद वो ये देखते हैं कि आप उनको प्रैक्टिकली एक एग्ज़ाम सिचुएशन में और एक केस स्टडी पे अप्लाई कैसे कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी पर वहाँ ज़्यादा महत्व होता है, बट और यहाँ पर ज़्यादा एक मेमोरी का टेस्ट होता है। सो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। आई प्रेफर द यूके अप्रोच। अब देखो, इस बात पे भी कई लोग सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करेंगे कि ये दूसरे देश का एजुकेशन सिस्टम का वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन हमारे सिस्टम वाला भी से तो वही देख के गए थे, देखे अभी गए थे, वाले हाँ। तो और मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कंटेंट की नहीं कह रहा हूँ। कल के दिन कहेंगे साहब ये तो चाहते हैं कि हिस्ट्री इंडिया की नहीं पढ़ाई जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हुँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंटेंट रिच बहुत है, लेकिन उस कंटेंट को प्रैक्टिकली और उसका एप्लीकेशन का जो टेस्ट होना चाहिए रिगरसली, वो नहीं हो पाता है एजुकेशन सिस्टम में। और यही कहीं ना कहीं जो इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करी है। इसीलिए काफ़ी सारे स्कूल, वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन इंडिया, हैव गॉन फ्रॉम बीइंग सीबीएसई या आईसीएसई टू इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। वो इसीलिए गए हैं बिकॉज ये जो मैंने अभी चीज़ें पॉइंट आउट करी, ये कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहते हैं नोटिस करी हैं। अब इंडिया का आज की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे टॉप स्कूल होगा बॉम्बे का अंबानी इंटरनेशनल। वहाँ पर भी इंटरनेशनल बैकलॉरेट ही पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया ऊपर वाले का हाथ था, तो मुझे लगता है ऊपर वाले का हाथ तो सबके ऊपर होता है, लेकिन आपने उस हाथ की छाया में मेहनत की। नहीं, कई लोग, मेहनत हमारे तो जैसे लोग करने मज़े का कर लेते हैं, नहीं, ऊपर वाले मेहनत का तो हाथ तो होता है। ऊपर वाले का हाथ तो होता है। एक्चुअली बचपन से मेरी मदर ने मुझे बहुत ही रिलीजियस तरीकों से बड़ा किया। यू नो, सारी रिलीजियस नॉलेज ये वो। तो यस, बट हाँ, मेहनत तो थी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाले का बहुत हाथ था। मैं कोई जी, नहीं, एवरेज जितना हमारे ऊपर जितनी भी था सब सर, जितनी पर मेहनत सब करते हैं उतनी मैंने करी। ऐसा हाँ, कुछ नहीं था, लेकिन बस ऊपर वाले का हाथ था, ये ये बड़ी कहेंगे जी। बात बता रहे हैं कि जी। कृतज्ञता की जो भावना है, वो भारतीय दर्शन में बड़ी बड़ी चीज़ है कि आप कृतज्ञ हों, अपने को मिली उपलब्धियों के लिए। हमारे ऊपर भी ऊपर वाले का हाथ है, था, लेकिन हम आनंद की ओर चले, आप मेहनत की ओर।
तो बड़ी चीज़ है सर। आप फिर लंदन से वापस भारत आते हैं, वहाँ पढ़ा रहे थे। एक राजकुमार जो अपने आप को एक बेहतर शिक्षक जी, पाता है, जी, जी। तो देखिए आपने इसमें इसमें एक स्टेप बीच में मिस हो गया, तो लंदन के बाद फिर मेरा स्टिंट चालू हुआ दुबई में, अच्छा। जहाँ मैं हॉस्पिटैलिटी में मार्केटिंग का रोल, तो वही मार्केटिंग की थीम चलती आई लंदन हुँ, से, फिर वो आ गई मिडल ईस्ट में, दुबई में, और वहाँ से 2 साल ख़त्म करने के बाद फिर मैं इंडिया वापस आया। तो ये रहा, और इंडिया आके भी घर तो घर है, और भारत भारत है, तो आके तो बहुत ही अच्छा लगा, जी। और बस फिर यहाँ ज़िम्मेदारियाँ और दोनों काम। ही फ़ील्ड जो आप बता रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट, तो भारत कभी एजुकेशन में नालंदा, तक्षशिला सुने गए, एब्सोल्युटली, चाणक्य जैसे बिल्कुल, शिक्षक, बिल्कुल। और हॉस्पिटैलिटी में भी मैं कुछ सालों पहले फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता था। जी, एक जी, यूनिवर्सिटी में मुझे बिल्कुल। बुलाया गया था, जी। तो उनको कहा, मेरा ये कहना था कि फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ इन इंडिया, एब्सोल्युटली, अतिथि बिकॉज़ देवो भव। अतिथि देवो भव। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही लाइन हमने उनको कही, तो दे टॉक टू अस, दे से टू अस, प्लीज़ देखिए, मैं एलैबोरेट। हॉस्पिटैलिटी का एक चीज़ बताऊँ, अगेन वही बात आती है, ऊपर वाले का हाथ रहा, तो बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत तरीके के होटल्स में रहने का मौका मिला, चाहे मिडल ईस्ट हो, फार ईस्ट हो, यूके हो, यूरोप हो, हुँ, अम, सो अरेबियन सी अ, में जो मालदीव्स जैसे जो नेशंस हैं वो हो। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी का एक रियल सेंस एशिया में मिलता है, और उसके ऊपर फिर इंडिया में मिलता है, वो आपको कहीं नहीं जी। मिलेगा, जो दिल से हॉस्पिटैलिटी आती है। हॉस्पिटैलिटी बिकॉज ऑफ ड्यूटी, बिकॉज ऑफ जॉब एक चीज़ है, और वो भी खूब अच्छा कर सकते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी बिकॉज ऑफ द हार्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, और वो आपको इंडिया में ही मिलेगी, ये मैं आपसे कह तो सकता उसके बाद आप भारत आते हैं, हूँ। वो जी, बात जी, जी। क्यों लौट आए? आप पढ़ा रहे थे नहीं, वहाँ। घर तो घर होता है, जी, और घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो वो आप कहते हैं ना कि वहाँ पर एक एक पॉइंट ऐसा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, एक कंफर्ट ज़ोन हो गया था, और मेरे हिसाब से अगर यंग एज में कोई ऑलरेडी कंफर्ट ज़ोन में आ जाए, तो फिर वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है, वो कंफर्ट ज़ोन में कभी नहीं होती है। बिल्कुल सो इट सही। वाज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि हमेशा कंफर्ट, यहाँ भी अगर कंफर्ट ज़ोन आ जाएगा तो कुछ और करेंगे। तो कंफर्ट ज़ोन में रहना, जब हाथ-पैर चल रहे हों और जी, उम्र आपका साथ दे रही हो, तो क्या ज़रूरत है कंफर्ट ज़ोन में बैठने के लिए? जी, फ्रंट सो फुट पे आइए और खेलिए। फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट फुट पे आइए, खेलिए, पवेलियन में क्यों बैठे हैं? उसके जी, लिए तो तो बाद में स्पोर्ट्स पड़े। पसंद है आपको? स्पोर्ट्स में कोई ख़ास नहीं था। जी, कई लोग पूछते ऐसे हैं, बिकॉज़ माय बॉडी इज़ स्लिम, सो हाँ, लॉट ऑफ हाँ। पीपल आस्क मी डू यू प्ले स्पोर्ट्स? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं था, जितना कोई नॉर्मल करता है उतना ही था। बट एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस मैं कहूँगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं लेकिन हेल्थ रिलेटेड है, कि जैसे लाइफ बिजी होती चली जाती है, और हम अपने कामों में बिजी हैं, और टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक्सरसाइज का या किसी चीज़ का, तो एक हेल्दी ईटिंग अगर आप करते हैं, तो आपकी 70% टू 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो जैसे अगर मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है, या मैं देखिए कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी स्पोर्ट्स के मामले में बहुत आलसी हूँ। मुझे काउच मिल जाए, एसी मिल जाए, टीवी मिल जाए, तो मेरे लिए तो वो बेटर रिलैक्सेशन है। जी, तो अगर मैंने खुद ने बड़ा कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि अगर मैं इस मामले में थोड़ा लेज़ी हूँ, तो फिर मुझे अपना खाना, ये सब चीज़ें और गौर जी, से देखनी पड़ेंगी। तो बस ये है। ये जी, है। जी, बिल्कुल। जी, जी। आपके तो डाइट प्लान और चार्ट वगैरह वो होता नहीं, होगा। नहीं, जी, जी, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल बात है, डाइट प्लान, चार्ट कुछ भी नहीं होता है। जी। जो हेल्दी खाना जो घर में आपके, मेरे, सबके घर में बनता है, बस वही है। आजकल सोशल मीडिया चल गया है, कई चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया से देख लेते हैं। फ़ेवरेट फूड आपका मतलब इंडियन इंडियन, इंडियन फेवरेट फूड, और उसमें भी कोई ख़ास अरे क्विज़िन? बहुत सारी चीज़ें, मैं गिनवाने बैठूँगा तो फिर खाने का मन करेगा, लेकिन चलो गिनवाते हैं। बहुत ही सिंपल इंडियन, देखो अगर हम लोग जैसे बॉम्बे के वड़ा पाव हो गए, हुँ। अ, जयपुर की, और क्या कहते, दिल्ली की चाट हो गई, छोले भटूरे हो गए, दिस होल अनहेल्दी बटर पनीर, ये वो, तो जितना ये सारा नॉर्थ इंडियन स्नैक फूड, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। और फिर क्षत्रिय हूँ, राजस्थान का हूँ, तो लाल मांस तो फिर लिस्ट में हाँ। ऑटोमेटिकली अपने आप आ जी, जी, जाता है, बिल्कुल। तो बस ये तो है। सर घर का खाना जैसे आप बताते हैं, तो माताजी पकाते हैं आपके या? अब कम पकाते हैं, खाने का शौक मुझे भी बहुत है, तो अब फिर वही बात आती है कि ऊपर वाले का हाथ है, तो एक कुक भी है घर में, जी। लेकिन कुक कुक होता है, और घर का अपना फैमिली मेंबर होता है। हुँ, तो माताजी ज़रूर पहले अच्छा पकाते थे, उनको मीठे का बहुत शौक है,
तो अगर वो बनाते हैं तो फिर साथ में मीठा भी बनता है, तो मैं मना करता हूँ कि आप रहने दो। मत रहने दो, क्योंकि फिर आप मीठा भी साथ में बनाओगे। जी, तो जी। मैं उनको भी मना करता हूँ मीठा खाने का, खुद भी मैं नहीं खाता हूँ। तो वो पकाते, मुझे भी पकाने का बहुत शौक है, और घर में हाँ, तो मैं इसी पे सिंपल आना खाना चाह रहा था। जी। और बेटर है कि हम लोग, ये तो मैं सबके लिए कहूँगा कि अगर आप अपनी फेवरेट चीज़ की रेसिपी देख के और आप उसको घर पे अगर पका सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या इंग्रेडिएंट डल रहा है, कितना ऑयल डल रहा है, कितने पुराना ऑयल डल रहा है। तो घर में खाने का वो फ़ायदा ज़रूर है। और अगर, क्योंकि जब घर में बनता है तो वही चीज़ थोड़ी हेल्दी हो जाती है, तो आप डबल खा सकते हो, तो हाँ, वो भी हाँ, बिल्कुल। बेनिफिट है। तो ये है। और दूसरा, कई बार पूरा, मुझे बाहर खाने का बहुत शौक है और रेस्टोरेंट्स में जाने का, लेकिन कई बार अब जैसे पूरा दिन हो जाता है कहीं बाहर हैं, फिर मन नहीं करता शाम को कि दोबारा तैयार हो बाहर जाओ, तो घर में टीवी के सामने आपका फेवरेट फूड वैसे ही मिल जाए, तो बाहर क्यों जाना है, तो जी, इसलिए। बिल्कुल। जी। सर सोशल मीडिया एक हुँ, बड़ी कनेक्टिंग, लोग वैसे हुँ। कहते हैं दुनिया से कनेक्ट हो गए, घरों में जी, दूर हो गए, अलग चीज़ है। जी, जी। लेकिन आप बड़े प्रचलित रहते हैं सोशल हाँ मीडिया जी। पे। क्या सोचते हैं इसके फिलॉसफी को लेके, क्या सोचते जी, हैं सोशल देखिए, मीडिया की जो है? सोशल मीडिया दुनिया के पास और इंडिविजुअल्स के पास आज एक वो ताकत है जो पहले नहीं थी। और हर ताकत, कोई भी विद्या हो, कोई भी चीज़ हो, उसका एक उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन में उसको ले जाएँ। उसकी उपभोग कर करने की शक्ति अगर किसी में है पॉजिटिवली, तो वो बहुत आगे तक फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को अगर पॉजिटिवली यूज़ करें, तो आज की तारीख में एक और चीज़ है, इन्फॉर्मेशन इज़ किंग। अब वो मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑनलाइन रेसिपीज़ देख लेते हुँ, हैं, हुँ, न्यूज़ हुँ। कैन ट्रैवल फास्ट। लोग शेयर मार्केट के बारे में अब ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि यू हैव मल्टीपल सोर्सेज, एग्ज़ैक्टली। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पॉडकास्ट। सो आई थिंक उसका, सोशल मीडिया का पॉजिटिविटी और पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है, और उसका नेगेटिव यूज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। कई बार लोग बाग जो हैं, पहले किसी को बड़े पर्दे पे देखते थे, एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को, और फिर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो एक परसेप्शन बन जाता था कि जैसे ये पर्दे पे हैं वैसे ही ये ऑफ पर्दे पे हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया से आप अपने एक एक इंडिविजुअल से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। और मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत ओपन हूँ, जो बात दिमाग में होती है वो बात तुरंत लिख दी जाती है, और वो लिख के सोशल मीडिया पे जब पहुंच जाती है तो फिर वो पब्लिक हो जाती है। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ छुपाने की ज़रूरत है। अगर आपके जो माइंड में है, आप अपना माइंड बोलिए ना, तो दिल भी हल्का रहता है, माइंड भी हल्का रहता जी, है, और बिल्कुल। जल्दी-जल्दी वो होता है। अब लोग बाग सोशल मीडिया, अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, और फिर पर्सनल लाइफ में वो अलग दोहरी है। ज़िंदगी पता नहीं, जीते हैं। दोहरी ज़िंदगी, ट्रिपल ज़िंदगी, जो कुछ भी है, कैसे जी सकते हैं? मेरा तो दिमाग ही ना चले कि किस चीज़ पे क्या कहना है। तो मेरा तो जैसा हूँ वैसा का वैसा मैं अपने आप को सामने रख देता हूँ, चाहे बिल्कुल। कैमरा हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो ये है। कंट्रोवर्सीज़ जो हैं हुँ। सोशल मीडिया में ख़ास करके, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे या किसी भी सिचुएशन में मिसक्रिएंट्स कुछ भी कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो अम, लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, आई फील बैड फॉर देम कि इनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। और जैसे मैं कोई पोस्ट करूँ या कोई बात करूँ, उस पे जो कमेंट्स आते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, नेगेटिव फीडबैक भी, लेकिन कोई उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे, तो मैं ज़रूर उस पे मंथन करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या ये शख्स सही बोल रहे हैं कि नहीं कमेंट्स एंड बोल रहे ऑल हैं पे? कमेंट्स पे। लेकिन जो बिल्कुल फालतू के, बेतुके रिप्लाई आते हैं, तो आई जस्ट से, एक आपकी ब्रीडिंग, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी एजुकेशन को दर्शाता है, मुझे कोई परवरिश फ़र्क को। नहीं, परवरिश को दर्शाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। और सो ये है। जी। मतलब आप सकारात्मक हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर बिल्कुल, 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 जी। बिल्कुल। सो अ, 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ जी, तो सचिन पायलट जी के और आपके रिलेशन। जी। सचिन पायलट जी परिवार का सदस्य हैं। जी, मेरी माताजी उनको भाई मानती हैं, जी, और पायलट साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। जी। और ऊर्जा से हाँ, भरे हुए वो भी नज़र आते वो हैं। भी बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं। जी। और पायलट साहब का एक विज़न है राजस्थान के लिए, और जी। उस विज़न का मैं फ़ैन हूँ। नहीं, एज़ अ जर्नलिस्ट अगर मैं मेरा अनुभव जी, बताऊँ तो मैं कई बार उनसे मिला हूँ। जी। तो कमरे से निकलते हैं तो फिर
कोई अतिरिक्त शब्द नहीं निकलता, बाकी तो कई नेताओं के वहां से निकलते हैं सभी के लिए नहीं, तो कि नहीं, यार वो ऐसे क्या ही हैं, वो है। ऐसे नहीं, वो बहुत ही ओपन पर्सनैलिटी हैं एग्जैक्टली। और जितना खुल के वो बात करते हैं, इतना खुल के तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिशियन बात करता एग्जैक्टली होगा। जी। एंड ही इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, एक्सट्रीमली वार्म पर्सन, वेरी वेलकमिंग, वेरी ब्रदरली। जी। एंड एक मुखिया जो होता है परिवार में, उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें। जी। और पायलट साहब का जो एक विज़न है राजस्थान के लिए, जैसे मैं पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ उस पूरे विज़न का। अ, और अगर आज भी एक कोई काम के लिए, पर्सनल काम के लिए या किसी भी तरीके काम के लिए पायलट साहब को मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। और जी। अभी भी पायलट साहब से बातचीत होती है, मिलते भी रहता हूँ, सब कुछ है। लेकिन वो एक पार्टी का सदस्य हैं, जिस पार्टी की विचारधारा मेरे हिसाब से एंटी नेशनल है, और जिस पार्टी ने देश को बेचने का पूरा प्रयास किया, वह उस पार्टी के सदस्य हैं। तो वहाँ जब मेरा उनसे इस बारे में ताल्लुक कम खाता है, क्योंकि वो एक कांग्रेस पार्टी के एज हैं, ए उनकी कांग्रेसमैन एज़ अ आपका नहीं है। कांग्रेसमैन हैं और उनको वो आइडियोलॉजी अगर पसंद है तो बिल्कुल है, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं उस आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, तो उनकी ऑफ़िशियल एंगेजमेंट्स में मेरा रहने का क्या फ़ायदा है फिर? इसलिए मैंने वहाँ से बैक सीट ली। लेकिन पायलट साहब के घर में कोई पर्सनल जश्न होता है या जी। हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, तो हम वहाँ जाते हैं, पायलट साहब का फ़ोन आता है, तो वो तो पायलट साहब तो परिवार का सदस्य हैं। जी। और भरतपुर में मेरे घर में भी, और शायद मेरे टेलीग्राम की डीपी अभी भी, और मेरे ऑफ़िस में भी एक पायलट साहब का चित्र लगा हुआ है। जी। तो एक बार एक पत्रकार आए और बोलते हैं कि आप तो मोदी जी के फ़ैन हैं और आप बीजेपी के गुणगान करते हैं, और आपके ऑफ़िस में पायलट साहब का चित्र लगा है। तो मैंने कहा उससे क्या लेन-देन है? पायलट साहब हमारे परिवार का सदस्य हैं। कल के दिन में अगर कभी जो मेरा कोई ऐसा एट द मोमेंट कोई एस्पिरेशन नहीं है, लेकिन कल के दिन अगर मैं कोई बीजेपी की ऑफ़िशियल पोज़ीशन पे भी बैठता हूँ, तो वो चित्र वहीं रहेगा, चाहे किसी को ऑब्जेक्शन हो चाहे नहीं हो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि साहब मैं इधर इस पार्टी में हूँ तो वो चित्र निकाल दूँ, फिर इस पार्टी में हूँ तो वो चित्र वापस लगा दूँ। तो इस प्रकार से मैं बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट हूँ। और कहते हैं ना, इंसान नाम में मज़हब ढूँढ लेता है, तो पायलट साहब हैं, जी, बिल्कुल। उनको नहीं, क्या आपने करूँ? ये कहा कि ऑफ़िशियल कोई पोज़ीशन बीजेपी वाली, हुँ। तो नहीं, वो मैंने आपके देखो मानस में नहीं है, नहीं निश्चित है, तौर हाँ, पे। और लेकिन वो अगर भाई मैंने आई तो दरवाजे बंद नहीं हैं। नहीं देखिए, मेरे मदर ने बीजेपी में बहुत काम किया है। वो 11th लोकसभा बिल्कुल, में दिव्या सिंह जी। भरत जी 11th लोकसभा में बीजेपी की सांसद थीं। भरतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने रिप्रेज़ेंट जी, किया। बिल्कुल। उस टाइम पे राम मंदिर मूवमेंट चरम पे था। उन्होंने स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ काम किया। तो वो राम मंदिर कमिटी में थीं। तो इस तरीके से अ, विचारधारा भी मेरी वैसी ही उन्होंने शेप कर दी। और अच्छी अच्छी बात है, नेशनलिस्ट हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, तो क्यों नहीं हो। और फिर वो बीजेपी में बहुत दिन तक एक्टिव रहीं, वो एमएलए भी रहीं, हाँ, बाद में एग्ज़ैक्टली। गईं आरपीएससी में। तो एब्सोल्यूटली मेरी विचारधारा जो है तो है, उसमें तो कोई बात आपने ही नहीं एंटी है। नेशनल वाला कांग्रेस कैसे एंटी नेशनल मानते हैं आप? देखिए, मतलब आजकल आप पूरा चैनल सोशल मीडिया पे चलाते हैं, और इसी में कहता हूँ सोशल मीडिया इज़ किंग बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन इज़ किंग। हुँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है, कांग्रेस पार्टी ने हर देश से दबने की कोशिश करी। आज जो मोदी जी जो इंडिया में एक दबंग दबंगनेस, अगर एक स्लैंग यूज़ करें, लेके आए हैं, वो पहले कहाँ थी? आज हम लोग किसी भी देश को कुछ भी बोल देते हैं जो हमको चाहिए, हम लोग डील को अपने हिसाब से देखते नहीं। तो पहले हम लोग कभी किसी से कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, किसी से मदद माँग रहे हैं, कुछ माँग रहे हैं, तो इंडिया, मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट 2014 में ही हुआ था, जब मोदी जी आए थे। मेरे लिए तो तभी इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, नहीं तो पहले तो लोग बाग दब के काम करते थे। कंगना थे रनौत ने भी ये कहा था कि जी। जी, तो नहीं तो वो सही कहा उन्होंने, उसमें कोई गलत तो नहीं कहा। और कांग्रेस पार्टी के खुद, अब आप देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी के खुद के कबर्ड में इतने स्केलेटन्स भरे हुए हैं कि वो डर जाते हैं। वो कंगना जी की फ़िल्म आनी थी इमरजेंसी, कांग्रेस पार्टी ने रिलीज़ होने से पहले ही हाहाकार मचा दिया। उस फ़िल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। दिलशा लेकिन उनको क्योंकि पता है कि इंदिरा गांधी जी के क्या कुकर्म थे, और वो कुकर्म शायद उस फ़िल्म में दिखाए जा सकते हैं, तो वो सब हाहाकार मच गया और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी, कंगना जी करी, अरे भैया फ़िल्म देख तो लो पहले, फिर डिसाइड करना कि हुँ। उसमें क्या दिखाया है, हमने क्या नहीं दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, उसमें 4 कहानियाँ अगर और होती नसबंदी वाली,
तो हो सकता है बहुत एंटी जाता मामला। बहुत सारी कहानियां थी जो उसमें कंगना जी डाल सकती थी, उन्होंने नहीं डाला। वो उनका एक एज हाँ, एन अभिनेत्री, एज अ प्रोड्यूसर, व्हाटएवर, एज अ डायरेक्टर जो भी थे उनके साथ उनका था, वो अलग बात है पर्सपेक्टिव। बट क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि ये सारी कहानियां भी गलत है इंदिरा जी की, तो कर सकते थे। अब ये कहाँ का नियम है? ये तो पता चल जाता है इनको देखिए, कुछ अब गड़बड़ हो आप रहा ये है। देखिए कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑफ इंडिया जो है इज द हाईएस्ट ऑफिस। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। कोई भी चीज जब जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों उसको पास करते हैं, फिर जाते हैं। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो हाउस का तो अप्रूवल लिया ही नहीं। फखरुद्दीन अली साहब प्रेसिडेंट थे, सीधे उनके पास गई और बोला कि इसको साइन कर दो। तो आप उल्टा प्रेसिडेंट को जब डिक्टेट कर रहे हो, तो एक वो डिक्टेटरशिप ही तो थी। और इमरजेंसी क्या थी? इट वाज सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। व्हाट वाज इट? इट वाज सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। तो कांग्रेस पार्टी तो एंटी नेशनल ही है, मैं तो कहता हूँ ओपनली इस बात को। जी। सर, आपने बताया कि डिक्टेटरशिप, तो मैंने भी उस वक्त पढ़ा कि देवकांत बरुआ ने नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। हम्म। उसी दौरान सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, अगर प्रेस पे जिस तरह से प्रतिबंध लगे, हम्म। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो तो गई, उस आपके टाइम मूल पे ये अधिकार। लोग नारा दे सकते थे, लेकिन आज जब बोलते हैं मोदी इज इंडिया, तब लोगों को बड़ा खटकता है इस बात का। तो ये भी तो कांग्रेस के फिर वो है ना, क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि फिल्म आ रही थी, इनको पहले से आशंका कुछ थी। हम्म। भरतपुर जिले से ही एक और नेता रहे हैं, नटवर सिंह जी, उनकी जी। ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था। जी। तो उन्होंने लिखा कि उनकी किताब छपने से पहले आ गए मेरे पास कि ये मत लिखना। हाँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में उनको मालूम है उनके क्या कुकर्म है। तो जब कोई चीज कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई लिखना चाहता है या फिल्म बनाना चाहता है या पॉडकास्ट भी करना चाहता है, तो पहले ही एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आ जाती है। जी अब ये लोगों ने वो लिस्ट क्यों निकाली कि आप नविका जी के चैनल पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन? क्योंकि वो लोग सीधे सीधे बता देते हैं कि आपकी जो जी जी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कुकर्म करे जी देश को लेके, और ये सब हुआ। तो इस वजह से आई जस्ट फील दैट कांग्रेस पार्टी एक दीमक है जो इस देश को खाने पे अभी भी तुली हुई है। आई मीन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऑन मैटर्स ऑफ ऑफ अलाइनमेंट्स विद अदर कंट्रीज, आप क्वेश्चन कर रहे हो आर्मी को, आप प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रहे हो। ये कहाँ का वो है दिस थिंग, यू नो दैट दिस इज नॉट अ हेल्दी ऑपोजिशन, वेरी अनहेल्दी। कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग तो हैं, क्या लगता है आपको, है या? डॉक्टर शशि थरूर एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छे एग्जैक्टली। हैं। जी और जो अच्छे लोग थे कई छोड़ गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ गए। जी तो ऐसे कई लोग थे जो कांग्रेस पार्टी को एक सही राह पर लेके चलना चाहते थे। लेकिन सिंधिया साहब, जी, बिल्कुल। ज्योतिरादित्य लेकिन जी। उनको फिर उनको तो सबकी बोलती बंद करा दी जाती कांग्रेस पार्टी में, जो मैडम कहती हैं वही बात है। जी बिल्कुल। तो तो भारत में और कौन लीडर हैं? जैसे नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया, तो क्या आपकी आइडियोलॉजी या उनको लेके क्या नहीं, सोच है? आइडियोलॉजी तो मेरी बहुत क्लियर है। जी एक हेगडेवार साहब और आरएसएस की आइडियोलॉजी है मेरी, हिंदू आइडियोलॉजी है, मोदी जी की आइडियोलॉजी है मेरी। तो वही है, और फिर सब मोदी जी के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो वो तो कोई ऐसे इंडिविजुअली किसी का नाम लेना तो ठीक भी जी नहीं जी। होगा। और कौन पर्सनालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है इंडिया में, खास करके? कई तरह की पर्सनालिटीज हैं भारत में। नीता अंबानी। क्या बात है। देखिए, मैं अब आपको बताऊं हम लोग का पॉडकास्ट कहाँ से हुआ था शुरू। एक राजकुमार की जिंदगी ऐश और आराम। जी। आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है हम्म जो मिसेस अंबानी के पास नहीं है। उनके पास सब कुछ है, हम्म। शान, बिल्कुल। शोहरत, पावर, पोजीशन, वेल्थ, फैमिली, सब कुछ है। लेकिन वो एक अपनी जो ज़िंदगी है बिल्कुल आराम में व्यतीत कर सकती हैं। फिर भी वो अपने फिर वो बात आ जाती है कंफर्ट जोन की। फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एग्जैक्टली। क्या क्या नहीं करती। वो बॉम्बे में 2 स्कूल चलाती हैं, हॉस्पिटल जामनगर में चलाती एक पूरा सोसाइटी करती हैं, अपने पूरी फैमिली को साथ में रखते हुए बिजनेस में भी ध्यान हैं। बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल। उनकी उनकी वजह से आज की तारीख में कितना एम्प्लॉयमेंट है, जो वो एग्जैक्टली। बड़े इवेंट्स होते हैं। एनएमएसीसी क्या, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर क्या है, एक हमारी पुरानी कल्चरल चीज़ों को रिवाइव करने के लिए तो उन्होंने बनाया है। चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो क्राफ्ट्समैनशिप हो। तो वो देश को जितना वो दे रही हैं अपनी एक कैपेसिटी में, आई डोंट थिंक एक सिंगल इंसान इतना कर सकता है। वो 10 जन का काम कर रही हैं। मैंने भी करीब से इस बार एशियन गेम्स और ओलंपिक्स को जिस तरह से उन्होंने स्पॉन्सर किया, जी। आप देखिए 100 मेडल वाला उन्होंने जो लहरा दो वाला जी, कैंपेन था, इंडिया तो हाउस पहली बार हुआ उनकी एग्जैक्टली। वजह से। जी बिल्कुल। तो वो तो मेरे हिसाब से श्रीनाथ जी की
एक भेंट है, एक आशीर्वाद है देश के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम के साथ-साथ एक ऐसी भी उद्योगपति महिला हैं देश में जो इतना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी, बिल्कुल। अम, उनके हस्बैंड हैं, उनके फादर इन लॉ थे, वो सब हैं। एग्ज़ैक्टली। दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आज पूरा उन्हीं का ही खड़ा किया हुआ एम्पायर है। बट नीता जी का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की कल्चर के लिए, इस देश की क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, इस देश के म्यूज़िक के लिए, इस देश के एजुकेशन के लिए, वो तो अतुलनीय है आज की जी, तारीख बिल्कुल। में। जी। मुझे बहुत कम लोग मिले जो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को अपना आइडल मानते हों। बिल्कुल आइडियल, अब देखिए, अब उसमें भी पर्सपेक्टिव है। उन्होंने क्योंकि पॉइंट नीता अंबानी एक 01 बिज़नेसमैन और इन पर्सनैलिटीज़ के अलावा एक माँ की भूमिका में भी नज़र माँ की आती भूमिका में भी हैं हैं। और एक 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 फैमिली को साथ रखने वाली भूमिका में भी एग्ज़ैक्टली। हैं, और एक बिजनेस और फैमिली के बीच में ब्रिज बनने की उसकी भी उसकी भूमिका में भी हैं। और एक मेरे हिसाब से तो शी इज एक्सट्रीमली रिलीजियस ऑल्सो, तो मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ, तो मैं उनका ये जी, भी देखता हूँ कि नाथद्वारा आते नाथ हैं। द्वारा आते हैं और कितने मंदिरों का उन्होंने डेवलपमेंट किया है। कलकत्ता का काली घाट मंदिर में कई सारे जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनकी साइड से हो रहे हैं। द्वारकाधीश में, श्रीनाथ जी में, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो एक इंडिया की जो एक रिलीजियस रिवाइवल हो रहा है उसमें भी वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वो सराहनीय है। और इसको भी लोग उल्टा भी वो आ गई ना बात, आपकी जो पहले बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पे ट्रोल्स किसी भी तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी वेल्थ का 0.1% खर्च किया अपने बेटे की शादी में, और कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने जनरेट करी। आप और हम अगर अपना 0.1% अपनी वेल्थ का करें, 0.1%, तो हम लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए में अपनी शादियां कर रहे होंगे। तो वो भी फॉलो कर सकते हैं कि जब वो 0.1% पे शादी कर सकती हैं तो हम लोग भी करें ना। हम लोग क्यों इतना जी, लाइफ बिल्कुल। सेविंग खर्च करके शादियां करवाएं। हमारे राजस्थान में तो कल्चर सेविंग ही शादियों के लिए होती है। तो देखो वो बात है ना, तो उनसे वो भी सीख लेनी चाहिए हमको। सो आई थिंक और उनका 0.1% भी तो बहुत ज़्यादा है सर। तो सबको 0.1% करना चाहिए। उनको भगवान ने ये 0.1 इतना बड़ा दिया है, तो वो उस 0.1 को अपने हिसाब, उस 0.1 को भी कितना वाइजली वो यूज कर रही है कि एग्ज़ैक्टली। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक माइक्रो इकोनॉमी जो क्रिएट हुई उस शादी के अराउंड में, कितना क्या वो था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और 7 महीने तक लगातार उन्होंने जिस तरह फंक्शंस से रहे किया। तो क्या दिक्कत है। और कोई पर्सनैलिटी जैसे स्पिरिचुअल या फिलॉसॉफिकल ऐसे देखिए, लोग? हेगड़ेवार साहब के बारे में बहुत पढ़ता हूँ मैं, आरएसएस की, मोदी जी की बात हो गई, मिसेस अंबानी की बात हो गई। घर में तो मेरी मदर मेरा इंस्पिरेशन है, तो हाँ। वो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, तो वो तो कोई बात नहीं है। और फिर बहुत मज़ा आएगा लोगों को सामंतवाद वाली बात कहने में। महाराज सूरजमल तो हमारे भरतपुर के आराध्य हैं ही हैं। बिल्कुल भी। और अगर थोड़े और मॉडर्न सामंतवाद में आए तो महाराजा उमेद सिंह जी मारवाड़ के, क्या जी, रूलर थे, क्या रेवोल्यूशनरी थे, क्या विजनरी थे। तो बस ये है। जी। अ, अभी जोधपुर एयरपोर्ट का नाम जी, उनके नाम पे बिल्कुल रखने नहीं, वो की तो होना ही चाहिए। महाराजा उमेद सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए उनके उसको। ज़माने में तो था एयरपोर्ट इंटरनेशनल। हाँ, और आई थिंक अभी भी होना चाहिए। दैट्स मैं पाली से हूँ सर, जी, तो जी। हमारे वहाँ जब बेरोज़गारी थी तो डीडवाना के बांगर्स जब मिल लगाना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं पाली में लगाइए। हुँ, उन्होंने ज़मीन दी तो फिर उसका महाराजा श्री उमेद मिल्स नाम है, तो अरे वाह! अच्छा काम जी, किया जी, जी। उन्होंने। नहीं, नहीं। और जी। याद रखते हैं लोग बहुत नहीं, सारी चीज़ें। बिल्कुल। और आई थिंक उनके जो कंट्रीब्यूशंस मॉडर्न मारवाड़ के लिए हैं या थे, वो सराहनीय हैं, और उनके नाम से एयरपोर्ट होना ही चाहिए। बात तो डिबेट पे आनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, जी बिल्कुल। तो अब ये सामंत वाली जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, हुँ, हुँ, हिस्ट्री पे लोग जाते हैं बहुत हुँ, सारे अलग-अलग कास्ट हुँ, डिफाइन करते हैं। हुँ। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, रॉयल्टी सामंतवादनेस अलग चीज़ है, कास्ट सिस्टम अलग चीज़ है। इंडिया में आप कहीं भी जाएँगे, कॉलोनियल सिस्टम अलग है, जहाँ पर दूसरे देश ने आके राज किया, वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप अगर थाईलैंड जाएँगे, आप यूरोप कहीं भी जाएँगे, मिडल ईस्ट में जाएँगे, तो वो पुरानी जो उनकी रॉयल फैमिलीज़ रही हैं, चाहे वो आज पावर में हो, चाहे नहीं हो, एक उनकी रिस्पेक्ट है, जी बिल्कुल। एक उनके चारों तरफ एक ऑरा है, और लोग उस ऑरा पे कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं, चाहे महल दिखाने की कोशिश हो, चाहे म्यूज़ियम्स हों, या उनको सेरेमनीज़ में इनवाइट करना हो, वो सब हो। इंडिया में अनफॉर्च्युनेटली अगेन कांग्रेस पार्टी की वजह से
क्योंकि उनको खुद रॉयल्टी बनना था गांधी परिवार को इंडिया हम्म, का, हम सब लोगों को साइडलाइन किया गया एग्जैक्टली। और एक विचारधारा फैलाई गई कि ये लोग खराब हैं, ये लोग ऐसे हैं। तो कांग्रेस ने ये काम किया, इसीलिए आज की तारीख में इस पुरानी इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन प्रिंसिपैलिटीज को और इंडियन रॉयल फैमिलीज को एक क्वेश्चनेबल तरीके से देखा जाता है, जो कि गलत है। अब अगर इतना ही गलत होता तो मोदी जी रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया का म्यूजियम क्यों बनवा रहे होते जी बिल्कुल। गुजरात में? तो ये तो कोई और उन्होंने कितनी बार कहा है कि सरदार पटेल साहब के एक रिक्वेस्ट पे सारी रॉयल फैमिलीज ने यूनाइटेड इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री जी खुद हमारी फैमिलीज का मानते हैं। तो इसमें हम लोग व्हाई शुड वी शाय अवे? वी शुड नॉट शाय अवे इन हाँ, दिस। पब्लिक को भी उसमें देखना चाहिए एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली, ये तो कांग्रेस की फैलाई हुई गलत विचारधारा सर है। कॉलोनियल सिस्टम वाला आप कह रहे हैं, आप ब्रिटेन में भी रहे हैं, दूसरे हाँ, देशों में भी, हाँ, दुबई में भी हाँ, आपने काम हाँ, किया। हाँ। वहाँ ये आईएएस आईपीएस वाला सिस्टम नहीं है, कॉलोनी वाला। तो हुँ। काम होने में क्या स्थिति है, या वहाँ नहीं, ये नहीं, नए राजा जो आईएएस हैं? आईएएस, आईपीएस का तो वो देखो, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप तो हर जगह है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। कॉलोनियलिज़्म से मेरा मतलब ये था कि आप एक दूसरे देश पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और सारे रिसोर्सेज़ ले जाके आप अपने देश में वापस ले जा रहे हैं और उस देश को भीख का कटोरा लेके छोड़ के जा रहे हैं। मैं किसी भी एग्जैक्टली। कॉलोनियलाइज्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो गलत है। अब ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में फ़ेमस है कि अगर ब्रिटिश म्यूज़ियम की सारी चीज़ें जहाँ से वो आई हैं वहाँ वापस दी जाएँ तो ब्रिटिश म्यूज़ियम खाली हो जाएगा, क्योंकि जी उन्होंने जहाँ-जहाँ अपना कॉलोनियल एम्पायर फैलाया वहाँ से लोग की लूट मचाई। तो ये गलत है। आप किसी चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इट्स रॉन्ग, चाहे मॉडर्न कलोनियलिज्म हो नहीं, चाहे मैं ये एंशिएंट कह रहा हूँ कलोनियलिज्म आइडियोलॉजी हो। तो अभी तक नहीं गई सर। ये जो कॉलोनीज में ये जो हुँ। ऑल इंडिया सर्विसेज का सिलेक्शन देख लो, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज के लिए एक एग्जाम करती होंगी। या आईपीएस के लिए वही एग्जाम है, आईएफएस के लिए भी वही, आईएएस के लिए भी वही है, रेलवे वाले के ये लिए भी वही है। देखिए इसका आई थिंक ज़्यादा विस्तार में माय मदर विल बी एबल टू एक्सप्लेन, वो आरपीएससी की मेंबर रही एग्जैक्टली। हैं। लेकिन देखिए हर सिस्टम को समय के हिसाब से मॉडर्नाइज होना चाहिए। यूके में ब्यूरोक्रेसी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको और आप ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं तो आपको मेडिकल लाइन की ही पोस्टिंग दी जाएंगी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए, एक बार आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की पोस्टिंग मिल जाती है, जो आई थिंक थोड़ा सा स्किल सेट मिसमैच हो जाता है। देर आर कंट्रीज इन द ईस्ट वे वी कैन टर्न टू, लाइक सिंगापुर, जहाँ ये सिस्टम बहुत अच्छे से मैनेज होता है। और आई एम श्योर, मैं तो छोटी सी एक छोटा सा पार्ट हूँ कंट्री का, लेकिन ऐसे बहुत सीनियर लोग बैठे होंगे जो और इस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का सोच ही नहीं, रहे मोदी होंगे। जी ने सोचा और जी, उन्होंने किया कि आप बाहर से लेने वाला वो जो, जी, जी। उस पे काफी अपोज हुआ कांग्रेस की तरफ से कि अब कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि कोई चीज चेंज ना हो, और अगर वही चीज वो लेके आते तो देखो हम लेके आए कितना अच्छा सिस्टम है। तो कांग्रेस की डुअल स्टैंडर्ड और इन पे बात करना तो एक हाँ टाइम वेस्ट की बात है, कोई जरूरत ही बिल्कुल नहीं। सर। जी, तो मैं आता हूँ, दिव्या सिंह जी आरपीएससी मेंबर रहे, जी। आरपीएससी में राजस्थान में खासा पंगा चल रहा है, भर्तियां ये वो। आपके मदर जब आरपीएससी मेंबर थे तो किस फिलहाल तरह तो आपने मैं उनको देखा? आरपीएससी के बारे में फिलहाल तो मैं आरपीएससी के बारे में, प्रेजेंट आरपीएससी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे बहुत अजीज मित्र कर्नल केसरी सिंह जी मेंबर हैं आरपीएससी के, और मुझे लगता है कि एज अ आर्मी मैन एंड इन इफ आई मे से सो एज अ राठौड़, आई थिंक हिज इंटेग्रिटी इज एब्सोल्युटली अनकॉम्प्रोमाइज्ड। एंड केसरी सिंह जी वहाँ जब तक हैं तब तक सब कुछ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता रहेगा। एक इंटरव्यू यहाँ हुआ था केसरी सिंह जी का, अच्छा, अच्छा। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही जी, कि जब भारत आजाद हुआ था तो गांधी जी ने ये कहा कि नेहरू प्रधानमंत्री रहेंगे क्योंकि देश को अच्छे से समझ सकते हैं और विदेश नीति को जानते हैं, हुँ, और पटेल रहेंगे क्योंकि देश को अच्छे से जानते हैं, तो दोनों मिलके चला लेंगे। जी, केसरी सिंह जी बोले तीसरा व्यक्ति भी था जो दोनों चीजें अच्छे से कर सकता था, ही वॉज डॉक्टर अम्बेडकर। करेक्ट। तो ये उनका था कि आपने एक ऐसे महान व्यक्ति को नहीं, अवॉइड किया। उनका बिल्कुल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, एंड आई एग्री विद इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और मेरे मदर की बात जहाँ तक आती है आरपीएससी में, तो शी वाज़ अ मेंबर ऑफ द आरपीएससी, और कांग्रेस की सरकार थी। और उनकी क्या मजबूरियाँ थीं कि उन्होंने रिज़ाइन किया, ये आप उनसे पूछिए। लेकिन उनके रिज़ाइन के 6 महीने बाद वहाँ क्या हुआ,
आरपीएससी में, वो सब जानते हैं जी कि आरपीएससी चेयरमैन को किस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में पकड़ा गया, पूरे बोर्ड को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ही उन्होंने वो कर दिया रिज़ाइन। डिजाइन किया था बिल्कुल। उन्होंने आवाज़ अपनी क्यों नहीं उठाई उस टाइम पे, सिर्फ रिज़ाइन क्यों दिया, क्या वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ पर्सपेक्टिव, और आप कभी वो आएंगे आपके शो में तो आप उनसे ही पूछिएगा, वो जरूर बताएंगे। हम जरूर लोग ज़्यादा जरूर। घर में ये सब बात करते नहीं है, तो वो तो बताएंगे घर में आपको। किस तरह की बातें होती हैं? बहुत नॉर्मल बातें, आधे टाइम तो न्यूज़, पहले तो न्यूज़ पे जो जो हो रहा होता है वो बातें, फिर अच्छा, आपकी न्यूज़ेज़ होती हैं, उन पे माँ चिंता नहीं करती? नहीं, पहले कर दी थी, अब उनको आदत हो गई है, तो शी हाँ, जस्ट सेज अच्छा आज कुछ हुआ है क्या? क्योंकि वो व्हाट्सएप पे नॉन स्टॉप नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, क्या क्या कुछ कहा है क्या? कुछ किया है क्या? तो ये सब बात चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, तो आजकल की जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, रील्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन पे बात होती रहती है। जी। हम लोग ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, तो घूमते रहते हैं। तो बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल कोई भी एक मिडिल क्लास माँ-बेटा घर में होंगे, वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा बातचीत होती होगी। जी। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके हाँ, गर्लफ्रेंड्स एंड वो उस पे कोई कुछ है। माय माय पर्सनल लाइफ इज़ वेरी ओपन एंड ड्राई एट द सेम टाइम, तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। जी। एंड अगर वो है ना बात सोशल मीडिया, अगर कुछ होता तो अभी तक सोशल मीडिया पे होता, तो अभी कुछ है ही नहीं, और कुछ जैसी होगा सोशल मीडिया पे होगा, तो सब लोग को पता तो रहेगा। फिर आप 2 जने कब होंगे, मतलब शादी और ये चीज़ें? मुझे लगता है मेरी मदर से सुबह ही बात हुई है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही करती रहती है मेरे से बात। हुँ, देखिए ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, और अगेन आई एम वेरी रिलीजियस एज आई ऑलवेज से, और ये सब चीज़ें नेचुरली होती हैं, और जब होंगी तो सबको पता होगा और हो जाएंगी, आई गेस कभी नहीं, ना कभी आजकल तो हो ही भारत में जाएगी। सबसे ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी प्रेम की फ़िलॉसफ़ी हम्म। है। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, मीराबाई का फ़ोटो है। तो क्या सोचते हैं आप प्रेम के बारे में? आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल अगर जिसको मिल जाए, और नहीं मिले तो एक्टिवली सर्च नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें नेचुरल हाँ, करने ओके। की हैं, तो एक्टिवली सर्च नहीं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एक्टिवली हस्बैंड या वाइफ ढूंढ रहे हैं। मैं हुँ, कहता हूँ तुम लोग एक्टिवली कैसे ढूंढ सकते हो इन चीज़ों को, ये तो नेचुरल होने वाली चीज़ें हैं। और इट शुड नॉट, इट इज़ ऑल्सो, अ मैरिज इज़ नॉट जस्ट कि भाई किसी को लाना है तो शादी कर लो। इट हैज़ टू बी अ मेल ऑफ आपका क्या, आपके बैकग्राउंड का, आपके कल्चर का, आपके लाइफ़स्टाइल का, आपके आदतों का, इन सब चीज़ों का एक एक मैच होना चाहिए। और तो यू नो मिल जाए तो ठीक है। आपको कोई मिला सर अभी तक? नहीं, या मिल जाता तो आ ही जाता ना फिर, जब मिला नहीं कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, वी ऑल हैव हैड आवर ओन इंटरेस्ट, बट नहीं ऐसा देखो, आपने पूरा पॉडकास्ट पूछा और मैंने फट-फट जवाब दिए, इस बात पे आके मैं अटक गया, क्योंकि ये एक्चुअली हाँ, मैं मेरी यही लाइफ में इतना एक्टिव वो नहीं है पार्ट, लेकिन नहीं कुछ भी क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता ऐसे, और कुछ है नहीं। नहीं, नहीं, कोई लिस्ट आपने बना रखी होगी, ये खूबियाँ नहीं, होनी नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, खूबियाँ नहीं होनी चाहिए। जो कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए। जी, जो बिल्कुल। आप एक फ्रेंड भी अगर आप बनाते हो, और आप उस फ्रेंड के साथ आप एक ट्रिप पे भी जाते हो, तो आप लोगों की इंटरेस्ट, अब मैं, मेरा कोई फ्रेंड है जिसको घूमना माउंटेन्स में, और उसको मैं उठा के जंगल में ले जाऊँ, तो वो हुँ, ट्रिप ही खराब होना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अलग, मेरा इंटरेस्ट अलग। हुँ। तो आपकी इंटरेस्ट और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और आपकी फैमिली बैकग्राउंड और कल्चर का की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और उस लिस्ट को मैच किया जाए, ना कि ये लिस्ट के ऐसा इतना सुंदर हो, इतना ऐसा हो, जी, ये तो नहीं होना कल्चर चाहिए। एंड फैमिली बैकग्राउंड इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग एब्सोल्युटली, आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जी, हाँ, इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक लंबी लाइफ़ जीनी है आपको, हम्म। और फिर बॉलीवुड स्टोरी के आधार पे तो सब कुछ हो नहीं सकता। जी, और फिर मैं अटक गया उस बात पे, क्योंकि मैंने कभी इतना सोचा नहीं है। अगर मुझे पता होता है क्वेश्चन आता, तो मैं थोड़ा और सोच के आता। तो देखो, अनिरुद्ध सिंह जी अपनी बात से नहीं पलटते। नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं इसलिए पलटता पसंद हूँ। करता हूँ कि आपने जो जी, कहा, दैट इज़ फाइनल एब्सोल्युटली। थिंग। कभी नहीं देखा, मतलब मैं आपको 2-3 साल से वॉच कर रहा जी, हूँ लगातार। मेरे कई दोस्त बताते हैं कि साहब, जिगर जो है जी, वो जी। बिल्कुल क्लीन है। और मैं जब फिलॉसफी पढ़ता था तो जो मेरा वाचा पहला प्यार तो रणथंभौर है, और जी, रणथंभौर के शेर हैं, और हमारे रणथ भंवर के गणेश गणपति जी। बप्पा हैं, तो जी, जी। वही है। इस बारे में कभी मैंने सोचा नहीं, और वही बात है ना, कुछ छुपा नहीं, मैं अगर कोई होगा भी तो तुरंत सामने आ जाएगा। मैं अपने आपकी ओर फ्रेंड्स से के, नहीं है, लेकिन किसी और की ओर से आपकी तरफ आए कोई कि नहीं, प्रपोज़ल? आजकल कई बारी सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस आ जाते हैं, मैं तो देखो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर, आजकल डर लगता है कौन किस ट्रैप में किसको फंसा दे, तो वो बात है। और वैसे भी कोई अगर आपको ऐसे मैसेज कर रहा है बिना आपको जाने, तो कोई ना कोई
अजीब ही मकसद से कर रहा है। जब वो मुझे कोई पर्सनली जानता नहीं और ऐसे मैसेज करे तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना मेरे पास कोई ऐसे कोई खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ आती हैं। कभी आएँगी तो ट्विटर पे ज़रूर आएँगी सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कभी सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा। अच्छा, कोई चिट्ठी लिखेगा तो आप ट्विटर पे डाल दोगे? अगर कोई ऐसी मटेरियल आता है कभी सामने तो मैं ज़रूर डालूँगा कि ये क्या है। और कई बार आपने देखा होगा कि मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, तो मैं ये भी नहीं छुपाता हूँ कि मैं कहीं घूम रहा हूँ या कहीं बैठा हूँ, मैं तुरंत फ़ोटो डाल देता हूँ। जी, जी, तो बिल्कुल। बिल्कुल, उसमें आपने मेरे से पूछा, एक मेरे को अभी याद आया इसी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का, किसी ने मेरे से अ, किसी ने कहा कि आप फ़ोटो डाल रहे हैं रविंदर सिंह जी भाटी के साथ, और इनका बीजेपी से पटरी कम पड़ती है। तो मैंने कहा पढ़ने दो, वो मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। हाँ, बीजेपी एग्ज़ैक्टली। अपनी जगह है, तो कोई प्रोफ़ेशनल सेटिंग में तो बात नहीं हो रही है। वो कहीं मिलते हैं तो फ़ोटो डालने में क्या दिक्कत है? तो ये है। मतलब विचार बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए और इससे नींद आराम एब्सोल्युटली से आती क्लियर, होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आधा टाइम तो आपका ये सोचने में निकल जाता है कि उस पर्सनैलिटी की मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अरे! किसमें क्या बात है, जो खुली किताब है। कोई आपके बिल्स तो पे कर नहीं रहा है, आप जहाँ हो, जहाँ बैठे हो, अगर आपको दिखाना है तो दिखाओ, क्या दिक्कत है उसमें? माताजी का आपने बताया कि उनसे बात हुई होगी आपकी, लेकिन मेरी बात नहीं नहीं, हुई, तो नहीं, वो क्या मतलब कहती हैं फिर? वो तो फ़ोटो-वोटो चाहती हैं कि शादी हो फ़ोटो-वोटो जाए। भेजते होंगे आपको? अरे! फ़ोटो, पत्री, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो टॉपिक चेंज करने को वो समझ जाती हैं कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। कई लोग पड़े रहते हैं पीछे, लेकिन बस तो जब मैं भी होना चेंज होगा, करता हूँ सर नहीं, टॉपिक। जब होना होगा तो होएगा, ज़रूर होगा। नहीं, नहीं, जब होना होगा तो ज़रूर होगा, और ट्विटर सबसे पहले उसको डिस्क्लोज़ करेगा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। आप एलन मस्क को ये श्रेय देंगे। एक्स, हाँ, एक्स, अब एक्स ट्विटर को, नहीं कहना एलन चाहिए, मस्क। एक्स बोलना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। एक्स और आप। का प्रेज़ेंट एक्स पे आएगा, ये है। तो एग्ज़ैक्टली। ये आएगा। तो जी, ये जी, बड़ी जी। बात है सर। जी। तो मैं कुछ और आपने किसी के बारे में बताया था स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के बारे में जो आपको इंस्पायर करती हैं, हेडगेवार जी के अलावा जब हमारी बात हो रही नहीं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ तो फिर डायरेक्ट, अब देखो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। हाँ, आपका फ़ोटो देखा मैंने जी, उनके साथ। वो हमारे परम पूजनीय हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन आज अगर वो अपनी टेस्टिमनी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं देते, तो 9 दिन तक उन्होंने लगातार टेस्टिमनी दी। कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर बहुत दबाव भी डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्टिमनी दी, और आज राम मंदिर हमारे समक्ष है। तो ऐसे हैं लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपका कनेक्शन डिवाइन से और भगवान से ही डायरेक्ट है, तो बीच में स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी और किसी को लाने का क्या। जी, जी। तो अ, किस तरह के आप योगा जया करते किशोरी जी हैं? को ज़रूर मैं सुनता हूँ, किनको? जया किशोरी जी को। हाँ, हाँ, वो और कथावाचक जो हैं। जी, और वो काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं, तो बस यही है। जी। जी, बिल्कुल, जया किशोरी वैसे तो सन्यासी तो नहीं हैं वो वो शायद? अच्छी बात है, उनका भी देखो कितना किसी ने कंट्रोवर्सी किया कि साहब वो इतनी महँगी गाड़ी में, जी वैगन में बैठी हैं और क्रिस्टियन डियोर का हैंडबैग लेके घूम। अरे शी इज़ नॉट अ सन्यासी, शी इज़ नॉट, उन्होंने कुछ त्यागा थोड़ी है। हुँ, हुँ। वो एक कथावाचक हैं, वो एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, वो किसी को अपने आप को सुनने के लिए फ़ोर्स नहीं करती हैं, आप उनको स्वेच्छा से सुनना चाहते हैं, इसलिए आप उनकी कथा में या उनके सोशल मीडिया पे उनको फ़ॉलो करते हैं। उसके इनकम से वो क्या कर रही हैं, क्या खरीद रही हैं, हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले? जी, बिल्कुल। सो एंड आई लाइक इट जब कोई पब्लिक फिगर अनअशेम्डली अपने अचीवमेंट्स की वजह से अपनी इनकम से खरीदी हुई चीजों को डिस्प्ले करता है, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है उसमें? जी, किसी का कोई दिया थोड़ी खा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो एंजॉय कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? जी। सर भाषा पे मैं बात करना जी। चाहूँगा। अंग्रेज़ी भाषा को लेके बड़ा एजिटेशन हमारे रहता है अभी भी हाँ, हाँ, हाँ। और मैंने तो ये सोचा था कि आपसे बहुत ज़्यादा शब्द अंग्रेज़ी के आएँगे तो मैं कैसे नहीं, ट्रांसलेट नहीं, करूँगा? नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं। सोचते हैं? एक बड़ा मुद्दा लोकल लैंग्वेज का भी चलता हम्म। है, यहाँ राजस्थान में ख़ास करके। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मल्टी लेवल्ड क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा की दुनिया में आज की तारीख में महत्वता इसलिए है बिकॉज जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका था। हुँ, तो उन्होंने अपनी भाषा दुनिया के हर कोने में छोड़ी, और क्योंकि वो दुनिया के हर कोने में भाषा पहुंच गई, वो एक यूनिफाइंग कोड बन गई। अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग नेशनैलिटीज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो वहां तक तो ठीक है, अगर कॉलोनियलिज्म का कोई गिफ्ट मिला, जो एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज अगर कहीं मिल गई, तो अच्छी बात है। हाउएवर, इंग्लिश को कंपलसरी करना जबरदस्ती गलत बात है। और इंडिया में इतनी पुरानी लैंग्वेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज तमिल।
और इतनी रीजनल डायलेक्ट्स, इतनी रीजनल लैंग्वेजेस, इतने एक्सेंट्स हैं कि सबको फ्लरिश करने देना चाहिए। कांग्रेस की तरह अंग्रेजी और अंग्रेजी अम्ब्रेला में सबको लाके खत्म नहीं करना चाहिए। सबकी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, सबकी एक जगह होनी चाहिए। और मारवाड़ी तो मारवाड़ी है, वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं तो कहता हूँ उसको एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, क्यों ना मिले। राजस्थानी को। राजस्थान बिल्कुल मिलना चाहिए, जी राजस्थानी को, बिल्कुल। व्हाई नॉट, मिलना चाहिए। राजस्थान, इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं मारवाड़ी और राजस्थानी होना चाहिए। उसमें फिर आप ओपन रखिए, इंग्लिश में भी स्कॉटिश इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, वो सब है, तो आप राजस्थानी रखिए। उसमें फिर आप मेवाड़ी गुजराती में भी मारवाड़ी ये बहुत सब, सारी भाषाएं जी हैं। इस फिर आप अलग बात है, आप उसको राजस्थानी भाषा बोलिए और उसके बाद फिर आप मेवाड़ी मारवाड़ी सब चीज उसके नीचे फिट करिए, क्या दिक्कत है उसमें। सबकी जी। इंडिविजुअलिटी भी रहेगी और एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज भी मिल जाएगी सबको राजस्थान में, क्या बिल्कुल दिक्कत सर। है। राजस्थानी का शब्दकोश बहुत बड़ा है सर। जी। ऐसा कहते हैं जब सीताराम लालस ने लिखा तो लक्ष्मीमल सिंह भी एमपी हुआ करते थे। जी। तो शास्त्री जी ने कहा कि आपकी भाषा का शब्दकोश नहीं है, तो शब्दकोश इतना बड़ा था 9 खंड में, शास्त्री जी की हाइट से ऊपर निकल गया। बिल्कुल। और मेरी भी एक पहल है कि मैं मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों सीखना चाहता हूँ। और इस चीज़ का आप जैसे आप पूछते रहते हैं किससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है, तो एक हमारे कांग्रेस की एक्स मिनिस्टर हैं बीना काक जी। जी, वो तो नेटिव राजस्थानी नहीं है, एग्ज़ैक्टली। शी इज़ फ्रॉम लेकिन कश्मीर, आई थिंक कश्मीर सो। ओरिजिनली, बट जिस तरीके से वो मारवाड़ी बोलती हैं और मारवाड़ी नरेशन करती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और वो मुझे उनसे ज़रूर जी। इंस्पिरेशन लेके और मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों सीखनी चाहिए। देखिए, आप सर भाषा का बंधन तो पुराने समय भी नहीं था। जी, जी, तो बिल्कुल जिसको जिस भाषा के प्रति लगाव हो जाए हाँ, या उसकी हिस्ट्री से लगाव हो जाए या उसके लिटरेचर से लगाव हो जाए तो उसको वो परस्यू करना चाहिए। कोई बिल्कुल। ज़रूरी थोड़ी है कि आप मीरा जी यहाँ, के कई गीत आप देखिए। बिल्कुल, तो उसमें तो बिल्कुल आई एग्री विथ यू कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नैरो डाउन ही करना पड़े। जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ उसको एक्सप्लोर करिए, क्या दिक्कत है? जी। सर एक रॉयल फैमिली से होने के नाते कई हुँ। लोग कई बार अपने आपको अपने इंटरेस्ट में खींचना चाहते हैं कि इस हुँ। मुद्दे पे आप आइए। जैसे अभी वो महाराज सूरजमल जी की कंट्रोवर्सी लोगों ने खड़ी करी है, वो गलत है। आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है या आपको किसी पर्सनैलिटी को अपने काम में, अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व करना है, तो आप प्रेज़ेंट इश्यूज़ को लेके करिए। 300, 400, 500 साल पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एक हिस्ट्री है, उसको जानना ज़रूरी है। लेकिन उसको फिर ला के और अपने इंटरेस्ट में यहाँ कंट्रोवर्सी में तोड़-मरोड़ के प्रेज़ेंट करना और उसको पॉलिटिकल यूज़ करना, उसका वो बिल्कुल गलत है। इट इज़ डिमीनिंग द एंसेस्टर। जी, बिल्कुल। और ये जो महाराज सूरजमल जी वाली कंट्रोवर्सी भी जो चल रही है, आपके पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हुँ, राजवीर जी चलकोई, जिनके मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ बिकॉज़ ही एक्सप्लेन्स हिस्ट्री वेरी वेल और हुँ, मेरी भी कभी-कभी उनसे बात हो जाती है। तो आज से 2 साल, ढाई साल पहले 26 दिसंबर को महाराज सूरजमल जी का बलिदान दिवस होता है। जी। और उस बलिदान दिवस पे राजवीर जी चलकोई द्वारा एक पॉडकास्ट किया जा रहा था। तो उसमें माननीय राजेंद्र जी राठौड़ भी मौजूद थे। ट्विटर स्पेस जो जी, था। हाँ ट्विटर जी। स्पेस पे माननीय सतीश पूनिया जी भी मौजूद थे और भी बहुत लोग मौजूद थे और उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया। जब मुझे इनवाइट किया गया तो मेरी बारी आई बोलने की, तो मैंने उस टाइम पे महाराज सूरजमल की अनेक उपलब्धियाँ गिनवाई। बहुत सारी उपलब्धियाँ गिनवाई। मैंने ये भी कहा, जबकि बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा कि आज आप लोग सब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और महाराज सूरजमल ने तो 18वीं सदी में ही कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो वो सारी उपलब्धियाँ जो मैंने गिनवाई, हिंदू राष्ट्र की बात करी, वो सब लोगों ने इग्नोर करी और लास्ट में मैंने 3 सेकंड में ये कहा या 10 सेकंड में ये कहा कि आजकल ये जो जाट राजपूत का डिवीज़न और ये सब चल रहा है राजस्थान में, ये भी महाराज सूरजमल होते तो बड़ा डिसअप्रूव करते। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ भरतपुर रॉयल फैमिली का निकास तो करौली रॉयल फैमिली से हुआ है और हम लोग करौली रॉयल फैमिली इज़ जादव राजपूत। तो इसमें क्या गलत बात भी नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं। अब उसको लेके आप तोड़-मरोड़ करो, तो आप करते रहो। मैं तो आज फिर कहता हूँ कि हमारा निकास करौली से हुआ है। हम करौली जादव राजपूतों से निकले हुए हैं। जी, आर्मी और मिलिट्री अलायंसेस की वजह से कुछ शादियाँ हुई, जिसकी वजह से हम जाट बने और फिर भरतपुर इतनी बड़ी रियासत बनी और एक जाट किंगडम बना। एब्सोल्यूटली, नो डाउट, नोबडी इज़ दिस थिंग डिनाइंग इट। लेकिन आप जहाँ से आए हो, वहाँ से इसमें एग्ज़ैक्टली। छुपाने की क्या बात है? आप जहाँ से निकले हो, वहाँ से आपको अपने रूट्स के बारे अब आपने बोला कि मैं पाली से आया हूँ। अच्छी बात है, आप आए तो।
तो कभी भी अपने रूट से को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, आप लोग पॉलिटिकल गेन्स के लिए हिस्ट्री को तोड़-मरोड़ के मत प्रेज़ेंट करिए। ये एक जी, बात है, जी, सिंपल। ये मुझे भी लगता है सर। जी, एक लहर 1984 में आई थी इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, जी। और वो जब चुनाव हुआ तो उसमें राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीती। हुँ, एक 2014 में आया जब हुँ, मोदी जी की लहर थी, हुँ, हुँ, और 25 की 25। लेकिन एक बार और हुआ था 89 में, जब हुँ। जाट और राजपूत साथ मिलके चुनाव लड़े जी, और कांग्रेस 25 की 25 साफ हो गई किसी राज्य में पहली बार। जी, जी, 89 का जो इलेक्शन जी, था जी, जिसमें चंद्रशेखर, दौलतराम जी, सारण, कुमाराम आर्य ये लोग जी, मिलके लड़े थे। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है खास करके राजस्थान में और इसका जो बेल्ट है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिक्स को समझने वाले लोगों को लगा कि आमने सामने कर दो, तो खेल हाँ, कभी एक साथ नहीं हो पाएगा। ये बात भी है, लेकिन जब मैं कोई ऐसी चीज़ बोलता हूँ, तो मैं तो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए आया नहीं हूँ। तो मैं तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री को लेके बात बोलता हूँ, और उसको फिर आप लोग अगर जितना ये लोग उसको कंट्रोवर्सी में स्टर करेंगे, उतने फैक्ट्स पे फैक्ट्स मैं और निकालने की एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो करूँगा कोशिश। तो नहीं, ठीक है। मेरा फिलोसफिकली यही प्रश्न था कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, जी, और अपनी आप फैमिली के बारे में बोलिए, एग्जैक्टली, करेक्ट। और उसको आप जो घसीट ले रहे हैं उस आपके व्यक्ति पास को। कुछ करने को नहीं है, आप सोशल मीडिया पे पूरे दिन बैठे रहते हैं, आपका दिमाग टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है, तो फिर यही रिज़ल्ट होता है और कुछ नहीं। इज़ अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम है। मैंने तो एक बात बोली 2 साल पहले, जी। वो खत्म हो जानी चाहिए थी, और उस टाइम भी नहीं हुई, तो 2 दिन बाद वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, कहने के 2 दिन बाद। तो नहीं, और फिर आप मेरे को जानते हैं कि अगर आप मेरे को दबाने की कोशिश करोगे, तो मैं और बोलूँगा उस चीज़ को, फिर और तथ्य निकलते हैं सामने। इसलिए इसको छोड़ो, ये मेरी फैमिली का हिस्टोरिकल ओरिजिन है। मैं मानता हूँ, मेरे पूर्वज मानते हैं, खत्म हो गई बात। जी, बिल्कुल। आपने अभी बोला कि आप पाली से हैं, पहले यहाँ थे, वहाँ ठीक है। अब मैं आपको उल्टा ज्ञान थोड़ी पढ़ाऊँगा कि आप कहाँ से थे, नहीं आप यहाँ से थे, यहाँ से नहीं। अरे! मुझे क्या पता, आप बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप मान जाइए, हाँ, खत्म, वही और बात है। काम कीजिए अगर आपके काम पास है कीजिए, तो। हाँ, काम की आपके पास, बस तो यही बात है। जी, 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 बिल्कुल। जी। तो तो काफ़ी सारी चीज़ों पे आज डिस्कस हुआ। कुछ और जी, बात जो आप बताना चाहें सर? नहीं, और कुछ बात तो मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा। नथिंग टू से एक्सेप्ट दैट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि देखिए, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी, बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई देश की, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब को और आर्मी को मिल के सपोर्ट करना चाहिए। ये सस्ती राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चनिंग द आर्मी, क्वेश्चनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, क्वेश्चनिंग द प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, ये सब हल्की सस्ती हरकतें हैं। इस टाइम पे सबको एक साथ होना चाहिए, और जनता ने अगर देश की कमान मोदी जी के हाथ में दी है, तो फिर वो मोदी जी पे हमको सबको एग्जाम आई द कांग्रेस पार्टी स्पेशली भरोसा करना चाहिए दैट ही विल लीड द कंट्री टू बी अ मोर सेफर, मोर स्टेबल स्पेस। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हमने तो पूरा स्पेस दिया है उनको, और स्पेस दिया, आप स्पेशल सेशन मांग रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्ड रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप जो फैक्ट्स जो हमारे न्यूज़ चैनल प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, आप गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं, तो क्या स्पेस दिया आपने? ये फिर जी, उनकी कांग्रेस की वो दिखाई जाती है डुअलिटी इसमें, जी, तो जी। ये हाँ, नहीं है। ड्युअलिटीज़ हाँ, वाली डुअल बात वो है। जी, बस जी। डुअलिटीज़ वाली बात है तो। तो अनिरुद्ध सिंह जी, आज आपने थैंक बहुत यू प्रदीप ज़बरदस्त जी। समय दिया। नहीं, बिल्कुल, और और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी इन योर पॉडकास्ट, जी, और आगे भी मौका मिला तो ज़रूर हाज़िर होऊँगा, और आप इस तरीके से ही अ, एक वाइड स्पेक्ट्रम से गेस्ट को बुलाते रहिए, तो हम भी देखते रहेंगे ज़रूर, पॉडकास्ट को। ज़रूर। थैंक यू प्रदीप तो जी। थैंक यू सो मच, और आज थैंक आप यू पधारे प्रदीप जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू। थैंक